हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का फाइनल लेक्चर पढ़ने वाले हैं, अपना लेक्चर नंबर 4, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम लोग दो लास्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया कि पीरियोडिक टेबल से अगर आप चाहते हो कि हमें क्वेश्चंस करना है तो आपको 4 मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर फोकस रखना है। 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल में मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पीरियोडिक टेबल एएमई बीटेक के हिसाब से। इसके बाद में एक वीडियो आपको लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको लास्ट 15 ईयर के जितने भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन आए हुए हैं एएमई बीटेक में, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज में अपने उस वीडियोज़ में आपको कंप्लीट कराऊंगा और आपको ये दिखाऊंगा। देखो कि जितना भी हमने अब तक लेक्चर में पढ़ा है उन्हीं से ऑलमोस्ट हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नंबर 3, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो दोस्तों, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from any isolated gaseous atom। इन्होंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो बच्चा रिलेट करता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी डालना है वो एनर्जी जिससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी? तो दोस्तों ये अपने आप में बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। अपने आप में आपने जो हाइपोथेसिस बना रखी है वो बिल्कुल ही गलत है। ये एक इंडिविजुअल एटम्स पे है और वहाँ पे क्या है, मेटल्स की प्लेट पर आप एनर्जी गिरा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, क्रिस्टल है पूरा का पूरा, बहुत सारे एटम्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे मैं सिंगल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैंने नाम दिया क्या, केमिस्ट्री के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी मुझे तुरंत समझ में आ गया, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ एन एंडोथर्मिक, मतलब मुझे एनर्जी खुद देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये एक कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि भैया आप लोगों को एनर्जी खुद सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तब आप लोग समझ पाओगे कि कैसा सेटअप है इसके अंदर। देखो, आपने कोई भी एटम बनाया, न्यूक्लियस बनाया और पूरा का पूरा एटम भी बनाया, और आपने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में रिवॉल्व कर रहा है तो इसको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स कौन सा है? इसको जो अट्रैक्ट फोर्स करेगा वो है इसका न्यूक्लियर फोर्स, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जितना ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, अगर आप चाहते हो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ दे तो आपको बाहर से क्या करनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब ये जो एनर्जी सप्लाई करेंगे, अगर ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक कीवर्ड याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम हो आइसोलेटेड कंडीशंस में हो और किस फेज में हो, गैसियस फेज में हो। अब उसके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं कहूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आई शॉर्ट में लिखते हैं इसको, मैं क्या बोलूँगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ही छोटा सा सेंस डेवलप होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स कौन सा है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स जितना कम होगा उतनी ही मुझे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, तो उतना ही मुझे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर ये एटम बहुत बड़ा है तो जितना न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने में एनर्जी क्या उतनी ही कम देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप सबसे पहला रिलेशन बनाओगे, इसमें जो बनाओगे वो बनाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि भैया साइज के आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, कम होती जाएगी। ये चीज़ जो आपकी वैलिड है वो ओनली वैलिड है आपके ग्रुप के केस में, लिख लेना वैलिड, ठीक है, कि ग्रुप्स में ये चीज़ क्या है, आपकी वैलिड है, केवल ग्रुप में वैलिड है,
पीरियड में वैलिड नहीं है। कि अगर मैं आपसे कहूँ ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस हिसाब से आप सारे के सारे रिलेशन लिख सकते हो। ग्रुप नंबर 1 से अगर मैं आपको कहूँ कि हली ना की रफ्शे फरियाद, मैं आप लोगों से कहूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसका मतलब सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इसकी। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये ऑर्डर, इस तरह से आप सारे ग्रुप्स के ऑर्डर लिख सकते हो। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसमें भी क्या टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे कर करके आप सारे ऑर्डर लिख सकते हो। कुछ जगह पर एक्सेप्शन है, जैसे मैं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम पर मैं आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ाता जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे आपका एक छोटा सा सेंस डेवलप हुआ कि भैया जैसे जैसे साइज बढ़ता है ग्रुप में, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। ये आपने सबसे पहला रिलेशन पढ़ा जो आपका कहाँ पर वैलिड है, ग्रुप में वैलिड है। अब आ जाओ पीरियड में। अब आपकी हेडिंग होनी चाहिए इन पीरियड, कि भाई पीरियड में कैसा सेटअप है। ग्रुप में तो आपने बता दिया कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई। देखो इन पीरियड साइज डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। हम लोग जानते हैं कि अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूं तो साइज की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लिख लेना व्हाट वेरी स्लो रेट, व्हाट वेरी स्लो रेट, कि भाई रेट बड़ा कम होता है साइज के क्या होने का, कम होने का। सो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी does not completely depend upon size। इसलिए भाई एक चीज़ याद रखना कि टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब आप इस वाले फॉर्मूले से जाओगे कि जैसे जैसे साइज घटेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। पर मैंने आपको क्या लिखवाया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये चीज़ आपकी केवल वैलिड है किसमें, ग्रुप में। अगर आप पीरियड में मूवमेंट कर रहे हो तो साइज डिक्रीज लेफ्ट टू राइट बट वेरी स्लो रेट, के बहुत ही स्लो रेट के साथ में डिक्रीज करता है। सो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी डज नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन साइज, के साइज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड अपॉन, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने कहा कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो पीरियड में डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है, ये कीवर्ड है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं। देखो फुल्ली फील्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है। एक तो होती है आपकी P6 फुल्ली फील्डेड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के पहले लेक्चर्स में भी रिपीट कर चुका हूँ कि फुल्ली फील्डेड ऑर्बिटल्स आपके क्या होते हैं, स्टेबल। उसके बाद में आते हैं वो आते हैं आपके हाफ फील्डेड ऑर्बिटल स्टेबल। ऐसे ही आपका आएगा S2 और ऐसे ही आएगा आपका S1। हाफ फील्डेड ऑर्बिटल भी स्टेबल होते हैं और फुल्ली फील्डेड ऑर्बिटल भी क्या होता है, स्टेबल। आपको मेनली इन पे फोकस रखना है। अब देखो जैसे ही आपसे ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर कराए तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन आपको पीरियड के क्वेश्चन दे दे, पीरियड में एलिमेंट सारे अरेंज करके दे दे और आपसे कहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आपको पता है कि पीरियड के एलिमेंटों की आयोनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। उसके हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताई जाती है। अब देखो ट्रिक कैसे कैसे आसान तरीके से आप बता सकते हो पीरियड में
कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। आपसे मेनली जो दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाएगी वो केवल 2 ही ग्रुप्स की पूछी जाएगी, एक तो आपसे एस ब्लॉक की पूछी जाएगी, दूसरा आपसे पी ब्लॉक की पूछी जाएगी। तो हमको मेनली यही 2 क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। अब देखो अगर एस और पी में मेरा मूवमेंट है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो एस बन रही होगी या S2 रही होगी, या फिर आपकी P बन रही होगी, P2, P3, P4, P5 और आपका P6। अब देखो इस तरह से आपकी S और P में मैंने क्या कहा, मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, S और P से। अब इसमें आपसे पूछे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये सारे के सारे अगर सेम पीरियड है, पीरियड क्या होना चाहिए, पीरियड मस्ट बी सेम। मैंने कहा बात कहाँ कर रहा हूँ मैं, पीरियड में। अगर मेरा पीरियड सेम है और मुझसे इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी निकल के आ रही है, तो देखो आप लोग याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। EI में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ से याद रखना, सबसे पहले पकड़ो सबसे स्टेबल कौन सा है, P6, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी। इसके बाद इससे कम कौन सी होगी, इसके आप लोग राइट में देखो क्या कोई एटम अवेलेबल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे याद करोगे। P6 पकड़ो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कौन है उन्हें पकड़ लो, ये है सबसे ज़्यादा, देन ये है सबसे ज़्यादा और देन ये है सबसे ज़्यादा। मैंने तीनों के स्टेबल को पकड़ लिया, जो स्टेबल पकड़ा उसे लिखूँ, उसके राइट में जो अवेलेबल है उसे लिखूँ, राइट में कुछ नहीं है, उसके लेफ्ट में अवेलेबल है उसे लिखूँ, लेफ्ट में क्या अवेलेबल है, P5। उसके बाद जो स्टेबल है उसे लिखो, उसके राइट में देखो नहीं है, लेफ्ट में देखो है उसे लिखो, अगर होता तो लिखता। अब अगला स्टेबल उठाओ P3, देन इसके राइट में देखो, राइट में क्या है P4 और इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या है P2। ये ऑर्डर याद करने का तरीका। फिर अगला स्टेबल उठाओ, अगला स्टेबल कौन सा है, S2, इसके राइट में देखो, राइट में क्या अवेलेबल है P1 और इसके लेफ्ट में क्या अवेलेबल है S1। ठीक है, ये आप लोगों का ऑर्डर है। मैं एक बार ये देख लेता हूँ ये कैमरे के अंदर आ रहा है या नहीं। ठीक है, कैमरे के अंदर कंप्लीटली आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है पूरा। ठीक है, ये इसको दोस्तों याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्टेबल वालों को उठा के लाओ और उसके बाद में क्या लिख दो, इसका ऑर्डर इस तरह से अरेंज कर दो। अब देखो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझसे कहा किसी ने कि आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंटों का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, तो मैंने सेकेंड पीरियड के सारे एटम्स को लिखना स्टार्ट किया। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियॉन। मुझे पता है ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं तो आप लोग गौर से देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आउटर लिख रहा हूँ 2s1, इसकी आएगी 2s2, इसकी आएगी 2p1, 2p2, 2p3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एंड देन 2p4, 2p5 और 2p6। मैंने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। मुझसे कहा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करो, तो मैंने देखा अगर सारे सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो सबसे पहले मेरा फोकस होना चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को टारगेट बनाने का। सबसे पहले कौन सी, P6, देन आपकी P4, देन आपका S2। ये ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब एक मान के चलते हैं कि जो स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। पर ऐसा नहीं कि पहले इन तीनों की ज़्यादा, फिर इनको ऑर्डर को अरेंज करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले उठाओ P6 वाला, इसका मतलब सबसे ज़्यादा होगी नियॉन की। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे पहले किसकी ज़्यादा होगी, नियॉन की। उसके बाद इसके राइट में देखो कुछ अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट में कौन अवेलेबल है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को लिख दो। उसके बाद में अगला कौन सा स्टेबल है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लिखो। उसके राइट का एलिमेंट देखो कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2p4। फिर उसके बाद में कौन सा है सेकंड वाला, उसके लेफ्ट वाला कौन सा है, कार्बन, 2p2 वाला। इसको बिल्कुल दिमाग में रखना, P6 इसको याद करने का तरीका, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो। इसके बाद में आ गया ये। अब अगला कौन सा अवेलेबल है, आपका बेरिलियम, ठीक है ना। अब इसके राइट में देखो, इसके राइट में क्या है, बोरॉन। अब इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या है, लिथियम। देखो इसको लिखने का सिंपल। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी का आपका क्या बन गया, ऑर्डर बन गया सेकंड पीरियड का। आप ऐसे ही थर्ड पीरियड का लिख सकते हो, आप ऐसे ही फोर्थ पीरियड का लिख सकते हो। आपसे पूछेगा कोई नहीं, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से लिख दोगे। पर क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में ऐसे नहीं आते। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ इस तरह से फ्रेम करे जाते हैं कि क्वेश्चन मिक्स रखा जाता है। कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड के होंगे, 2 एलिमेंट, पता चला अगले 2 एलिमेंट थर्ड पीरियड के होंगे, पता चला अगले 2 एलिमेंट किसके होंगे, फोर्थ पीरियड के होंगे, या पता चला सेकंड पीरियड से 4 एलिमेंट ले लिए,
थर्ड पीरियड से 2 एलिमेंट ले लिए और फोर्थ पीरियड से 1 एलिमेंट ले लिया और मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा। इसलिए मैंने कहा था आपको पूरी की पूरी प्रोडिक्टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रोडिक्टेबल याद होगी तो आप एलिमेंटों को जज करके निकाल लोगे कि ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का और ये फोर्थ पीरियड का है। तो एक बात तो कंफर्म है कि सेकंड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी से जो ज़्यादा होगी, क्योंकि थर्ड पीरियड वालों का साइज बड़ा होगा, सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा होगा। मैंने क्या कहा, टॉप से बॉटम आने पर साइज के क्या होता है, बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन ये काम करेगा। ये जो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ इसको केयरफुली दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप लोग सुनो। आपको क्वेश्चन मिक्स करके देगा, कुछ एलिमेंट्स आपको सेकंड पीरियड के देगा, कुछ थर्ड के देगा, कुछ फोर्थ के देगा। तो आप पहले सारे एलिमेंटों को डिस्टिंग्विश करो, अलग अलग डिफरेंट तरीके से लिखो, और फिर आपको पता है कि सेकंड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड वालों से होगी और थर्ड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ पीरियड वालों से होगी। ये कंफर्म कर दिया। अब जो थर्ड पीरियड में एलिमेंट है उनको आप किससे देखोगे, मैंने कहा पीरियड की जैसी बात आएगी तो आप लोग किसका यूज करोगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। तो उस थर्ड पीरियड वाले में आप किसका यूज करोगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपके पास में अवेलेबल है उनमें आपस कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का यूज करोगे। ऐसे अगर फोर्थ पीरियड के 2 एलिमेंट हैं और उन दोनों में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है तो किससे जाओगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करेगा, काम करेगा। अगर दोस्तों आपको मेरी इतनी बात अगर समझ में आती है तो आपसे जिंदगी में भी कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको बोला ये बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी का, इससे बाहर कुछ नहीं आता। अब देखो छोटी छोटी बातें और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद तो सीधा क्वेश्चन ही लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। देखो अगर मैंने किसी भी एटम, एक छोटी सी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एटम है गैसियस स्टेट में, मैंने क्या किया, उसको हीट दी और उससे क्या निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये बन गया Ag गैसियस एटम के ऊपर क्या आ गया, 1+ चार्ज और इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। अब इस निकले हुए गैसियस स्टेट को मैंने अगेन हीट दी, ठीक है, अगेन हीट सप्लाई करी और पता चला मैंने इसके अंदर से 1 और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया, +2, अगेन क्या, इलेक्ट्रॉन। मुझे पता चला, मेरा फिर मूड गया और मैंने कहा कि 1 और इलेक्ट्रॉन निकालो, हीट दी और इसका 1 और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये एटम है गैसियस स्टेट, 1 और इलेक्ट्रॉन गया तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गया, 3+ और 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब देखो गौर से, जो पहली बार में इलेक्ट्रॉन से पहली बार में न्यूट्रल से जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 इस एटम की। अब इसी पे 1 और निकाला, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी वो इसके लिए बोली जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी 2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। अब आप 1 और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी 2। उसके बाद 1 और निकालने के बाद में फिर 1 और निकालना चाहते हो, मतलब थर्ड निकालना चाहते हो, तो इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 से हमेशा ज़्यादा होगी किसी भी एटम के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और उससे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 3, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 4। ठीक है नहीं, तो जैसे जैसे मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वो आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी से क्या आएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी। आप लोग खुद सोचो, अगर मैंने किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसके अंदर वाला जो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे पता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगा, तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़ा होगा, उसके निकालने के लिए मुझे पहले वाले से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और उससे भी अंदर वाला निकालना चाहता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही ज़्यादा इनसाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हायर है, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी की सप्लाई और भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 2 होती है और आयनाइजेशन एनर्जी 3 उससे भी ज़्यादा होती है 4, ऐसे डॉट 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 इसका ऑर्डर चलता है। इस ऑर्डर को भी याद रखना, ठीक है। जस्ट सेंस से भी हम लोगों को समझ में आता है कि ऑर्डर क्या होगा। एक बार आप इसको उतार लो, उसके बाद सीधा हम इस पर क्वेश्चंस लगाते हैं। उतार लो। चलिए दोस्तों मिटाता हूं। और अब सीधा इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इन्हीं सारे कॉन्सेप्टों को, जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है, इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी के साथ में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मेन टारगेट है हम लोगों का कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3
फॉर थर्ड पीरियड। कि सबसे पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर लिखना है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर लिखना है और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का ऑर्डर लिखना है। अब देखो दोस्तों, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और क्या है आपका आर्गन। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखनी आती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर लिख रहा हूँ 3s1। मैंने आप लोगों को देखो एक बात पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के दौरान दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मैंने क्या कहा था, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है और सारी की सारी पीरियोडिक टेबल याद है, तो भाई ऐसा कोई भी दुनिया का टीचर नहीं है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना समझा सके। ये बिल्कुल बेसिक है। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने क्या कहा था, 50 से 60% इनऑर्गेनिक, कोर इनऑर्गेनिक, केवल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से ही क्या की जा सकती है, एक्सप्लेन। देखो आयनाइजेशन एनर्जी पूरा कुछ नहीं है, आपको क्या आना चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपसे जिंदगी में भी गलत नहीं होगा। एटॉमिक और आयनिक साइज का मैंने ऑर्डर आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है। तो देखो सब चीज़ क्या मैटर कर रही है, ये सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिंक है। इनकी एक्सप्लेनेशन किससे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको मस्ट है कि इससे पहले जितने भी लेक्चर डिलीवर्ड हैं आप लोगों के लिए, आप जाके केयरफुली उन सारे लेक्चरों को एक बार देखिए, ठीक है नहीं, फिर इन क्वेश्चंस पर आइए। तो आप लोगों को A to Z कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 3s2, इसकी 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। अब देखो जब मैं लिखने गया इसके आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर, तो इसका मतलब मुझे सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने थे। अभी की जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कहती है, इनमें से मुझे एक निकालना है। अभी निकाला नहीं है, इनमें से निकालना है। तो मैंने देखा सारे के सारे एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, मतलब पीरियड फिक्स है। अगर पीरियड फिक्स है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा स्टेबल, वो उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और मैंने ट्रिक बताई कि आप मार्क कर लो P6, P3 और आपका S2। सबसे पहले आपको लिखना P6, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, आर्गन। उसके बाद में आपका क्या आएगा, इसके राइट देखो, इसका लेफ्ट देखो, लेफ्ट अवेलेबल है क्या, क्लोरीन। उसके बाद में आ जाओ P3, P3 पे क्या है, फॉस्फोरस। इसके राइट में देखो, राइट में क्या है, सल्फर। इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या है, सिलिकॉन। अब आ जाओ S2, S2 इज व्हाट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के राइट में देखो क्या है, एल्यूमिनियम। और मैग्नीशियम के लेफ्ट में देखो क्या है, आपका सोडियम। ठीक है, सबसे आसान तरीका, आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर मैंने लिख दिया। इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आप आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर लिखो, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या है, इन सब में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 1 1। अगर इन सब में से 1 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, उस पर मुझे ऑर्डर लिखना, उसमें से फिर एक निकालना है। तो पहले सब में से एक एक तो निकालो। 3s1 में से एक गया, तो अब इसके अंदर बचा 2p6। सबका लिख रहा हूँ, इसका 2p6। इस वाले का क्या आएगा, इस वाले का निकल के आएगा आपका 3s1। इस वाले का आपका निकल के आएगा, P में से गया तो ये बचेगा 3s2। अब बाद वाला लिख रहा हूँ जो इससे आखिरी वाला। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप समझ रहे हो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। 3p1 इसमें से गया, P2 में से एक गया तो 3p1। इसमें क्या बचा आपका 3p2। इसमें क्या बचा आपका 3p3। इसमें बचा एक गया तो 3p4 और इसमें से एक गया तो आपका बचा 3p5। अब देखो गौर से, ये सारे के सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये आपका अब एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में सोडियम में से किसका बच गया, सेकंड पीरियड का। मैंने आपसे क्या कहा कि सेकंड पीरियड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा थर्ड पीरियड वालों से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि थर्ड पीरियड में ऊपर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब इस पूरे सेक्शन में एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में, अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 के ऑर्डर में ये काम करेंगी, सेकंड के ऑर्डर में तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब मुझे दोबारा इनमें से जो एक एक निकालना है उसके बेसिस पे मुझे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड लिखनी है। मुझे यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई कि इन सब में सबसे ज़्यादा सोडियम की होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फिक्स हो गया। सेकंड वाला होगी तो सबसे ज़्यादा होगी। अब थर्ड पीरियड में मुझे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भागना। सबसे पहले P6 है नहीं, उसके बाद में कौन सा P3 अवेलेबल है, उसके बाद में कौन सा S2 अवेलेबल है। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ P6 नहीं है, उसके बाद में क्या लिखता हूँ P6 का राइट अवेलेबल नहीं है, P6 का लेफ्ट क्या होता था P5, तो P5 में क्या है, आर्गन अवेलेबल है, तो आर्गन। अब उसके बाद में स्टेबल कौन सा रखता था P3 पे इस बार क्या अवेलेबल है, सल्फर।
अब इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, राइट में क्या अवेलेबल है इसका क्लोरीन, तो क्लोरीन लिखो। लेफ्ट में क्या अवेलेबल है इसका P2 पे क्या अवेलेबल है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिखो। उसके बाद लिखो S2, S2 की जगह पे क्या है आपका एल्यूमिनियम। इसका राइट देखो, राइट में क्या है सिलिकॉन। इसका लेफ्ट देखो, S2 का लेफ्ट देखो, लेफ्ट में क्या अवेलेबल है मैग्नीशियम। और बस भाई तुम्हें इतना ही देखना है, क्योंकि सोडियम तो आप पहले ही ले चुके हो, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट था। आप गौर से देखो, ये आपका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। ठीक है, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक भी पॉइंट की कोई भी दिक्कत महसूस ना हो एग्जाम में कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से अब सेकंड का ऑर्डर लिख दिया, सेकंड का मतलब अब इनमें से एक एक निकाल दिया। अब निकाल दिया तो इसमें से अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, 2p6 में से एक गया तो अब बची 2p5। इसमें आया 3s1 में से गया तो ये बचा 2p6, इसमें बचा 3s1, इसके अंदर बचा 3s2, इसमें बचा 3p1 एंड देन बचा 3p2, 3p3 और बचा 3p4। फिर मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 का ऑर्डर जब लिखने आया तो मुझे पता था कि ये आपके दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। मुझे पता है सेकंड पीरियड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड वालों से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इनका साइज छोटा है। अब इन दोनों में भी मुझे किसको फॉलो करना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो मुझे पता है सबसे पहले P6 की जगह पर क्या अवेलेबल है मैग्नीशियम, उसके बाद में क्या आया आपका सोडियम। ये सेकंड पीरियड वाले मेरे खत्म हो गए। अब इन थर्ड पीरियड वालों में मुझे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाना है, तो सबसे पहले लिखता हूँ P6 अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में क्या लिखता हूँ P5 अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैं लिखता हूँ P3 की जगह पे क्या अवेलेबल है क्लोरीन। उसके बाद P3 लिखने के बाद फिर लिखता हूँ मैं P4 की जगह पे क्या अवेलेबल है आर्गन। एक बार P3 पकड़ लो तो उसका P4 लो, उसका P2 लो, उसका लेफ्ट लो, उसका राइट लो। इसका राइट ले लिया, अब लेफ्ट लो, लेफ्ट की जगह पे क्या अवेलेबल है सल्फर। उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या आती है S2 में इस जगह क्या अवेलेबल है सिलिकॉन। अब इसका एक बार लेफ्ट लो, लेफ्ट में सिलिकॉन के क्या है फॉस्फोरस और राइट में सिलिकॉन के क्या है एल्यूमिनियम। और इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता। ये आपके तीनों के तीनों ऑर्डर हो गए। देखो अभी मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 सिंपल थर्ड पीरियड बोल के निकलवाए हैं। अब एक बहुत ही अच्छा एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं मिक्सअप एलिमेंट दूंगा और उनमें मैं आपसे पूछूंगा आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का क्या बताइए ऑर्डर। एक बार इसे उतार लो, अच्छी तरह से समझ लो। 1 3s2, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कोर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपको ऐसे ही आना चाहिए जैसे मुझे आता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मैनर्स में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चंस को उतारो, फिर एक और अच्छा क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसमें भी आपको यही लिखना है, ऑर्डर लिखना है। इसे उतार लो पहले। चलो दोस्तों इसको मिटाता हूँ और एक क्वेश्चन लास्ट रखते हैं हम अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी में, जो एडवांस क्वेश्चन रखते हैं। उसके साथ ही हमारे सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे कि हम क्वेश्चंस कर कैसे रहे हैं। बहुत ही अच्छा कोर कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों जो कोर नॉलेज है वो आप तक मैं डिलीवर करूँ। देखो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ अपने इस चैनल पर, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत ही लिमिटेड है, मैं कॉन्सेप्ट्स वीडियो रेगुलर रखूँगा अपने इस चैनल पर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक PYQ सीरीज़ चलाई जाए। PYQ सीरीज़ रखता हूँ मैं AME BTech के लिए, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं 15 ईयर्स के, मैं उसको चैप्टर वाइज अरेंज करता हूँ। मैं आपको पीरियोडिक टेबल के 15 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं PYQs में वो कराऊँ। केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी 15 साल में क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे विद कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं यहाँ पे कराऊँ। मैं उनको कराने के दौरान डिटेल में आपके सामने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आता तो मैं वहीं पर मैं आपको अपने चैनल्स पर वीडियो सजेस्ट करूँगा कि आप इसका मतलब मैं बोलूँगा आपसे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर 1 में उस जगह पे जाके आप उतने नंबर पे मैं बोल दूंगा, आपको टाइमिंग भी सेट कर दूंगा कि उतनी टाइमिंग पे जाके इस वीडियो को देख लो, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ वो बच्चे जिनकी हल्की सी प्रिपरेशन अच्छी है, मतलब जिन्होंने चैप्टर अच्छे पढ़े हैं और वो एक बार अपने कॉन्सेप्ट एनालाइज करना चाहते हैं कि उनको कितने ढंग से आते हैं, तो उनके लिए PYQ सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं सारे के सारे एक दिन में पर डे अगर एक चैप्टर डालूंगा तो आप मान के चलो 6 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अगले 6 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट वीडियो भी मैं साथ के साथ रेगुलर रखने की कोशिश करूंगा कि सारी की सारी कॉन्सेप्ट वीडियो भी चैनल पर जितनी मैक्सिमम अपलोड हो सकती हैं उतनी मैक्सिमम मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके बेसिस पे देखते हुए मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो भी रेगुलरली रखूंगा। उसकी डिमांड है आज के टाइम पे, कोविड की वजह से कोचिंग्स नहीं चली हैं तो बच्चे ने कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पढ़े। वो तो हमारी गलती है कि हमने सीरीज़ काफ़ी लेट स्टार्ट करी है, थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। पर दोस्तों कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास में 1 मंथ का टाइम है
और काफ़ी अच्छा टाइम है। हम कोर वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों। ऐसा ही नहीं है मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में PYQs देने वाला हूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स में भी पूरा का पूरा आपको ये जो है कैलकुलस, पूरी की पूरी ज्योमेट्री और वेक्टर 3D और कुछ एलजेब्रा की यूनिट PYQ सीरीज के साथ में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस करने के तरीके समझाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन के अच्छे अच्छे मेथड होते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं बीटेक में, वो सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा। तो अब मैं कोशिश करूंगा पर डे अपने इस चैनल पर 2 वीडियो रेगुलर रखने की, ठीक है ना। PYQ सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उसको भी मैं अपने इस चैनल पर रेगुलरली रखूंगा जो आपके काम आएगी। ये वीडियो तो एवरग्रीन रहेंगी, इस चैनल पर हमेशा काम आएंगी आप लोगों के, ठीक है। जब भी एमई बीटेक का टेस्ट आएगा, ये यूट्यूब पर वीडियो हर बच्चे की हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स में, अगर कोई भी बच्चा कॉन्सेप्टल वीक है अगर थोड़ा सा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें फाइनल क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसमें मैं आपसे कहूँगा राइट डाउन ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और आयोनाइजेशन एनर्जी 3। और आपको एलिमेंट क्या देंगे, एलिमेंट दे देंगे हम आपको इन तीनों के ऑर्डर लिखने हैं। और अब इस बार आपके पास में जो एलिमेंट्स अवेलेबल है वो हैं आपका ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। एक बार दोस्तों मैं क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही है या गलत है। क्या यही सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं? ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ब्रोमीन, सिलिकॉन, यहाँ पर बीच में कार्बन की जगह पे अवेलेबल है आपका सिलिकॉन, ठीक है। ये आपको एलिमेंट्स अवेलेबल है और आपसे कहा कि आप इसमें ऑर्डर लिखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी और 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। अब देखो बहुत ही कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p4। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मास्टर बना दिया मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 2p4, सल्फर इससे नीचे वाला है 3p4, क्लोरीन की क्या है 3p5, ब्रोमीन की क्या है 4p5, सिलिकॉन की आपकी क्या है, सिलिकॉन की है आपकी 3p2 और फॉस्फोरस की है आपकी 3p3 और नाइट्रोजन की है आपकी 2p3। आपने गौर से देखा सेकंड पीरियड, इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें इन दोनों की तो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये सेकंड पीरियड के हैं। उसके बाद 1, 2, 3 सल्फर और आपका सिलिकॉन और आपका फॉस्फोरस, इसकी इन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी उसके बाद में आई क्योंकि ये थर्ड पीरियड है। और उसके बाद में आपका फोर्थ पीरियड का कौन सा एलिमेंट है, आपका केवल एक एलिमेंट है 4p5, दैट इज व्हाट, ब्रोमीन। तो इसकी मतलब इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे ज़्यादा होगी। अब इनमें भी अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर करेक्ट लिखना है तो एक तरफ है 2p4 और दूसरी तरफ है 2p3। मुझे पता है 2p3 के बाद में आता है 2p4, इसका मतलब पहले नाइट्रोजन की एंड देन ऑक्सीजन की। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख के ना आप लोग सबसे पहले p6 देन p5 देन p3 देन p4, p3 देन p4। तो मैंने लिख दिया p3 पहला p4 ये वाला। अब इसमें आ जाओ 3 वाले में 3p4 है, 3p5 है और 3p2 है और 3p3 है। मुझे पता है सबसे पहले p6 देन p5 पे कौन अवेलेबल है, क्लोरीन। p5 के बाद में फिर मेरा क्या आएगा p3 पे कौन सा अवेलेबल है, फॉस्फोरस। p3 के बाद में क्या आएगा p4, क्या p4 अवेलेबल है, p4 अवेलेबल है सल्फर। p4 के बाद में क्या आना चाहिए मेरा, p4 लेफ्ट और फिर आना चाहिए p2 की जगह पे कौन सा अवेलेबल है, सिलिकॉन, ठीक है नहीं। उसके बाद फोर्थ पीरियड वाला तो आप लोगों का है ही है ब्रोमीन। आपने आसानी से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का क्या लिख दिया, ऑर्डर। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये तो था आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं चाहता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी 2 तो एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल दो, तो ये बचा 2p3, ये बचा आपका 3p3, ये बचा आपका 3p4, ये बचा आपका 4p4, ये बचा आपका 3p1, ये बचा आपका 3p2 और ये बचा 2p2, ठीक है। अब भी मुझे पता है कि 2p वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी तो कम से कम ज़्यादा होगी किनसे, 3 वालों से, और 3 वालों की ज़्यादा होगी किससे, 4 वालों से। तो 2p3 और 2p2 है तो 2p3 वाला सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एंड देन आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब 3 वाला में आ जाओ, 3p3 है, 3p4 है, 3p1 है, 3p2, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, 3p3 पे कौन सा अवेलेबल है, सल्फर। उसके बाद में p3 के लाइट में कौन सा था, p4 क्या हो गया, क्लोरीन। और इसके लेफ्ट में क्या आता है, p2 कौन सा है आपका, फॉस्फोरस। एंड देन इसके बाद में आपका आएगा p1 पे क्या अवेलेबल है आपका, ब्रोमीन। तो ले लो ब्रोमीन नहीं है सॉरी, p1 पे आपका कौन सा अवेलेबल है, सिलिकॉन, ठीक है।
और P1 पे इसमें से तो गया, तभी तो बचेगा 3P1, और ब्रोमीन तो आपका आखिरी में है ही है 4P4 वाला। ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर हो गया दोस्तों, ठीक है। बहुत आसानी से आप क्विकली जज कर पाओगे। फिर आयनाइजेशन एनर्जी अगर 3 का ऑर्डर लिखना है, एक बार देख लेता हूँ कैमरे में जगह है या नहीं, बोर्ड पर जगह है, कैमरे में देख के हो जाएगा। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी 3, इसी में से एक एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा 2P2, यहाँ पे बचेगा 3P2, यहाँ पे बचेगा आपका 3P3, और यहाँ पर बचेगा आपका, इसमें से एक गया तो 4P3, इसमें से 3P1 में से गया तो ये बचा 3S2, अब इसमें से गया ये आएगा 3P1 और ये आएगा आपका 2P1। अब आप लोग गौर से देखो 2P2 है और ये आपका क्या अवेलेबल है 2P1, तो 2P2 की ज़्यादा होगी, दैट इज़ व्हाट ऑक्सीजन एंड देन आपका नाइट्रोजन, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, आ रहा है ऑक्सीजन एंड देन आपका नाइट्रोजन। अब 3 वालों में कॉमन करो, 3P2 है, 3P3 है, 3S2 है, 3P। सबसे पहले कौन सा आएगा P3 वाला, P3 पे तीसरे नंबर पे कौन सा अवेलेबल है, यहाँ से क्लोरीन। 3P3 के राइट में 3P4 अवेलेबल है, 3P4 से पहले 3P2, 3P2 पे क्या अवेलेबल है सल्फर, तो आपका सल्फर हो गया। उसके बाद में आपका 3P4 ले लिया, 3P2 ले लिया, अब आ जाओ 3S2 पे आपका कौन सा अवेलेबल है, किस में से जाएंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए कंप्लीटली, एक यहाँ पे निकल गया, एक यहाँ पे निकल गया, एक और निकल गया, एक यहाँ पे निकला, तो इसका ये बच्चा, इसमें से एक और निकला तो क्या बचा, ये बचा, तो कौन सा अवेलेबल है सिलिकॉन, ठीक है। मैंने ऐसी एट रैंडम लिख दिया दोस्तों, मुझे पता है, आप सिक्वेंसली इन्हीं के नीचे लिखना, इस वाले को ऐसे करके देख के बना के लिखना, ताकि तुम्हें पता रहे कि किसका कौन सा निकल रहा है, वरना तुम्हें पता भी ना चलेगा कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। मैं इजीली जज कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पहले से किसका कितना निकलने के बाद क्या बचेगा। ये आ गया 3S2। अब 3S2 आने के बाद में अब क्या 3S2 का राइट क्या है 3P1। 3P1 कौन सा होने वाला है फॉस्फोरस, तो इसके बाद में जो आएगा वो आएगा आपका फॉस्फोरस, ठीक है। तो 3P वाले सारे के सारे अरेंज हो गए। अब कौन सा बचा आपका ब्रोमीन, तो अब आप ले लो ब्रोमीन। ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब क्वेश्चंस हो गया। देखो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट एनालिसिस। मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी में कराया ताकि आप लोगों की स्पीड भी मेंटेन रहे एग्जाम के हिसाब से। कुछ नहीं है, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उन्हें लिख दो और उसमें आसानी से जज कर लो। फिर अगर आयनाइजेशन एनर्जी 3% तो जो निकाला है उसमें से भी एक और निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसमें ऑर्डर कंपेयर कर दो। आप एक बार रिलैक्स होकर अपनी कॉपी पे करोगे, आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा। ये दोस्तों आपकी तीसरे नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी इन डिटेल में क्या होगी, कवर अप होगी। अब आपकी जो चौथे नंबर की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली उतार लो अच्छी तरह से। और एक बार मैं चाहूंगा कि इस आखिरी वाले क्वेश्चन का केवल पहला ही पार्ट आप मेरी वीडियो से देखो, बाकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का ऑर्डर आप लोग खुद अपने आप से करने की कोशिश करो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बने। उतार लो। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और अपनी फाइनल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो इसे शुरू से स्टार्ट करते हैं इधर से। ठीक है, अब फोर्थ नंबर की जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बहुत प्यारी प्रॉपर्टीज है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy involved to add one electron in outermost orbital of an isolated neutral गैसियस एटम। देखो दोस्तों क्या है, इसने कहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो किसमें, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऐड करने में और किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम।
तो ये बड़ा ही कीवर्ड है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम है और मैं उसे एक इलेक्ट्रॉन दूं, अब इसके देखो दोस्तों क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पता चला कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम था, मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिया, पता चला उसने खुद से, लिख लो यहाँ पे, खुद से कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं किया। उसने किया ही नहीं खुद से कि वो इस प्रोसेस को करता, इस खुद से मतलब इस वाले प्रोसेस को करता कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag माइनस बनाता और प्लस क्या करता, हीट रिलीज करता। ऐसा उसने कुछ खुद से किया ही नहीं। इसका मतलब मुझे समझ में आया, इस एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को दूसरा नाम बोल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख लेना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि भाई कितना एफिनिटी है इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की। तो पता चला इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो निकल के आई, ऑलमोस्ट ज़ीरो, कि ये खुद से कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है। आपको खुद इसको पर्सनली ऐसे बनाना पड़ेगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस अपनी तरफ से कहीं हीट सप्लाई करनी पड़ी, तब जाके कहीं जाके इसने Ag माइनस बनाया। जब मैंने खुद से हीट दी तो मुझे पता चला ये प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा हुआ दोस्तों, प्रोसेस हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस, कि ये भैया अपने आप नहीं होगा, इसको आपको खुद कराना पड़ेगा। तो पता चला कि कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैं इलेक्ट्रॉन दूँ वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। चलो ऐसे कौन कौन से एटम हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते? तो दोस्तों याद रखना, ये वो एटम है जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया वही सेम बात है, मैं सारी की सारी यहाँ पे रिपीट करूँगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एटम्स की होती हैं उनको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो किधर जाते हैं, अनस्टेबिलिटी की तरफ। कोई भी एटम खुद से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट नहीं करता है। इसका मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो P6 रही होगी, या P3 रही होगी, या आपकी क्या रही होगी, P2 रही होगी, या आपकी S2 रही होगी, या आपकी S1 रही होगी। ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपसे क्या कहा, या तो फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल स्टेबल होगा या हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल स्टेबल होगा। अब पता चला अगर ये ऑर्बिटल है तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके P3 से कहाँ बनाएगा, P4। P4 से ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल कौन सा है, आपका P3। अभी मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया कि P3 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है P4 से, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अब मुझे पता चला कि ये वो ऑर्बिटल्स हैं, जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो इलेक्ट्रॉन खुद से लेना नहीं चाहते। पर ऐसे भी बहुत सारे एटम्स अवेलेबल हैं कि जिनके आइसोलेटेड, ये मैं जस्ट सिंबल दे रहा हूँ उस एटम का, आइसोलेटेड गैसियस एटम को अगर मैं उसके पास जस्ट इलेक्ट्रॉन लेके भी आ जाऊँ गलती से, वो कटाक से अपने आप खुद से Ag माइनस प्लस हीट निकाल देता है। इसका मतलब ये प्रोसेस मेरा कैसा है, ये मेरा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। और कैसा है, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस मेरा स्पॉन्टेनियस भी है और मेरा एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस था और साथ के साथ एंडोथर्मिक भी था। तो भैया खुद से हीट देनी पड़ेगी, इसमें हीट निकलेगी। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे एटम हैं जिनकी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो सारे के सारे आपके एटम्स जो हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी। अपने आप खुद से वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, उनके आसपास आ भी गया। इसका मतलब कहीं पर आपका रहा होगा, S1 को भी कभी कभी काउंट करते हैं, S1 रहा होगा, P1 रहा होगा, P2 रहा होगा, P4 रहा होगा और आपका P5 रहा होगा। आप लोग गौर से देखो, क्योंकि S1 से जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है S2, तो हाफ फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होता है, फुल्ली फिल्डेड। इसलिए कभी कहीं इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, 3 को ही लिखते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, P6, P3 और S2। क्योंकि S2 को आप जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो फुल्ली फिल्डेड हो जाएगा, और फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल से। तो मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इसका मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जोन का अगर एटम है तो वो खुद से ही इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लेना चाहेगा। अब देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अब मैं उसके क्वेश्चन करूँगा तो कैसे करूँगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी बातों पर डिपेंड करती है। आपने कहा भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि पता चला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होती है। वो भैया इलेक्ट्रॉन लेना चाहते नहीं है। दूसरी बात भैया, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। ये भी जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब देखो सोचो कैसे, अगर कोई छोटा एटम आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, छोटे साइज का एटम्स क्या है आपके पास में अवेलेबल है, और एक एटम आपके पास में बड़े साइज का अवेलेबल है, तो आप लोग खुद से देखो, अगर मैं इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा तो ये इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का कारण क्या है। आप ये पूछो कॉज क्या है भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो देखो एटम का न्यूक्लियस ही तो है। जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पास में होगा इस इलेक्ट्रॉन के, उतनी जल्दी खींच लेगा। इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से दूर जाता जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती चलेगी। इसका मतलब ये जो चीज़ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये वैलिड है आपकी, वैलिड इन ग्रुप। कि भैया ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बहुत ड्रास्टिक तरीके से बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैनर में बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के साथ में बढ़ता है। तो मैंने देखा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम्स की क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर क्या है आपका लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब सिंपल सा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। पर दोस्तों ये चीज़ हमेशा सही नहीं है, इसमें क्या निकल के आए, एक्सेप्शन। अब जो एक्सेप्शन निकल के आए उनको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑलमोस्ट बराबर किसके होती है, जीरो की होती है, और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबल कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर होती है। हीट उल्टा निकलती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या करेगा, हीट निकालेगा, क्योंकि किधर की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी। कोई भी अगर स्टेबिलिटी की तरफ कोई भी एटम जाता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म में हीट क्या है, एनर्जी को सिंबल को डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे कि अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा और स्टेबल के प्रोसेस में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो आप इसी चीज को अप्लाई कर सकते हो अपने ग्रुप्स में। इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 में अगर मैं आपसे कहूं तो ग्रुप नंबर 1 में क्या है, हलीना की रब सबको लिख लो और देख लो आ भी रहे हैं या नहीं। जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 लिखो, ग्रुप नंबर 2 सारे ग्रुप लिख दो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद में लिखो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13। अब ग्रुप नंबर 13 में क्या है, बल्गा इंटल। पर आप लोगों को पता है साइज के ऑर्डर में क्या है, गैलियम आगे आता है, एल्यूमिनियम पीछे आता है। एक एक चीज़ पे फोकस रखना अपना, पूरा साइज का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं सब में। और आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम। उसके बाद में आपका आता है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में क्या है, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। कोड भी साथ के साथ बोलते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें रिवाइज रहें। ग्रुप नंबर 15 में क्या है, नप आसभी। और आपका ग्रुप नंबर 16 में क्या है, उससे टीपो, ठीक है। आपका ग्रुप नंबर 17 क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और आपका रेडॉन। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होने वाला है वो ये होने वाला है। सब ग्रुपों का मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का,
ठीक है, कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब आप कहोगे ग्रुप नंबर 2 में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट बराबर होगी। ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारी की सारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। सब में देखो S2 है, S2 एक फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर फुल्ली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 100% इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या रही होगी, ऑलमोस्ट 0 के बराबर रही होगी। ऐसे ही टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, सिंपल ऑर्डर। ऐसे इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। अब ऐसा ही इसमें देखा गया कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। ऐसा ही इसमें सोचा गया कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी आनी चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए था, पर दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम आई, इन सब से कम निकल के आई। मैंने क्या कहा, एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं। इसका मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और इन सब के बाद में क्या आएगी, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर क्या है आपका, करेक्टेड है। ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में पहुंचा दो, ये थी आपकी रियलिटी। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखते हैं। देखो दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि भैया कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। ये एक्सपेक्टेड था, पर ऐसा नहीं था। जब रियलिटी देखी तो रियलिटी में पता चला क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन से ज़्यादा सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। और ये ऑर्डर कुछ इस तरह से अरेंज मिला, ये इन रियलिटी में ऑर्डर निकल के आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, एक ये रियलिटी थी। अब मैंने आपको दो एक्सेप्शन बताए, एक ग्रुप नंबर 16 में, एक ग्रुप नंबर 17 में। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट सब एलिमेंटों से सबसे ज़्यादा क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। ठीक है या नहीं। और ग्रुप नंबर 18 तो सारे के सारे इनर्ट गैस है, फुल्ली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबका क्या अवेलेबल है, P6 अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट लेक्चर था आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ऑलमोस्ट सबकी बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर। देखो दोस्तों, आज हमने अपने दोनों के दोनों बची हुई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या करी, कंप्लीट करी। अब आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाना पीरियोडिक टेबल के, और आपका मैं सोचूंगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं होगा। मैं भी एक लास्ट वीडियो PYQ AME BTech के लास्ट 15 ईयर के पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा अपने इस चैनल पर कि PYQs वाला सेक्शन में सबसे पहले कंप्लीट करूं, हर चैप्टर की सिंगल शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं लास्ट 15 ईयर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और क्वेश्चन कराने के दौरान देखो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा हर कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों की पहले से प्रिपरेशन है और आपको केवल फाइनल टच चाहिए तो वो फाइनल टच जल्दी से जल्दी इस चैनल पर आप लोगों को लाया जाएगा। ठीक है नहीं, मतलब आप मान के चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और हम कम से कम 500 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसी ही PYQ सीरीज में मैथमेटिक्स की भी अपने चैनल पर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों। 1 मंथ का टाइम बचा है, रेगुलरली वीडियो रखने की कोशिश करूंगा और प्रॉपर मैनर में बहुत ही मैग्नीफाइड कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल के टच में बने रहना दोस्तों। थैंक यू गाइस।